नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है स्थानीय शासन। इस वीडियो में हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ऐसे मटेरियल से पिक किया हूं जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। सो दैट्स वाई ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस को लिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेशन मुझे देनी है, जैसे आपको नोट्स कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप भी ले सकते हो। अदरवाइज ठीक है, यहाँ पे मेरा नंबर दिखाया गया 7011912793 पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं और आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, मैसेज पे सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर स्थानीय शासन होता क्या है। देखिए, स्थानीय शासन की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि जो हमारा देश है वो राज्यों में डिवाइड है, जो राज्य है वो जिलों में डिवाइड है, जो जिला है वो प्रखंड में डिवाइड है, जो प्रखंड है वो गांव में डिवाइड है। इसको हम ग्राम कहते हैं। ठीक है, और जो गांव है वो भी देखते होंगे एक एक ब्लॉक वाइज डिवाइड है, जिसको हम कहते हैं ना गांव में टोला बोलते हैं। ठीक है, और इस तरीके से तो ऐसे ऐसे जगहों पे ना छोटे छोटे लेवलों पे, लाइक जैसे गांव में बात किया जाए तो प्रधान होते हैं, शहर में बात किया जाए तो यहाँ पर भी प्रधान होते ही हैं, साथ ही साथ विधायक होते हैं, गांव में विधायक होते हैं। तो आपने देखा छोटे छोटे लेवल पे सरकार के पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया। इट लाइक जैसे बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो अपना केंद्र सरकार हो गया, राज्य के लेवल पे देखा जाए तो राज्य सरकार हो गया, जिले के लेवल पे देखा जाए तो जिला पंचायत हो गया। ठीक है, उसके नीचे आ जाएंगे प्रखंड पंचायत, उसके नीचे आ जाएंगे तो ग्राम पंचायत। इस तरीके से चीजों को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया है ना, बांट दिया गया है। तो इसी प्रकार से तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, गांव में पहले ऐसी सभाएं होती थी जिसको कहा जाता है पंचायत। तो पंचायत क्या होती है भाई, देखो सबसे पहले समझो कि चैप्टर बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि ये गांव से रिलेटेड है। इट मींस कि गांव में जो दैनिक चीजें होती हैं, जो रोजमर्रा की जीवन की चीजें होती हैं, उनको गांव के स्तर पर सॉल्व कर लिया जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, पंचायत कहते हैं। तो उन्हीं सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर उनका क्या काम होता है, उनको कहाँ से पैसा मिलता है, गवर्नमेंट कितना ध्यान देती है, उनमें क्या लोगों का कितना योगदान होता है, लेडीजों का कितना योगदान होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है, यानी कि स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, स्थानीय शासन वह शासन होता है जो साधारण आदमी के सर्वाधिक नजदीक का शासन होता है। इट मीन सपोज ये मेरा गांव है और इस गांव में मान लेते हैं कुछ दिक्कतें हैं, तो इसको इसी गांव के स्तर पे एक सभा बुलाकर इस प्रकार से इन चीजों को सॉल्व कर दिया जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं सर्वाधिक नजदीक का शासन। समझ में आ रही बात? आगे बात करते हैं, गांव तथा जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हो कि गांव तथा जिला स्तर की जो शासन व्यवस्था होती है इसको ही स्थानीय शासन कह सकते हैं। आगे स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिकों की समस्या तथा उनकी जीवन जिंदगी से, यानी कि देखा जाए स्थानीय जो शासन होते हैं उनके क्या क्या विषय होते हैं, यानी कि वो स्टैंडिंग किसकी वजह से है, वो इन चीजों की वजह से। क्योंकि देखिए दैनिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानी आए दिन आती रहती है, तो उसको अगर देखा जाए, अगर इस लेवल पे ही गांव के लेवल पे ही सॉल्व कर दिया जाए तो ये जो चीजें हैं ये ज्यादा बड़ी नहीं होंगी। समझ में आ रही बात? इसलिए वो आपने बात सुना हो ना कि अगर आपको चोट लगी है और उस चोट पर तभी मलहम लगा दिया जाए तो वो जो चोट है, वो जो घाव है वो आगे नहीं बढ़ेंगी। ऐसा ही स्थानीय स्तर पर अगर समस्याओं को सुलझा दिया जाएगा तो इससे वो समस्याएं बड़ी नहीं होंगी और वो चीजें भी सॉल्व हो जाएंगी। तो हमें क्या समझ में आया, स्थानीय शासन वह शासन व्यवस्था होती है जो गांव के स्तर पर, जो कि जिले के स्तर पर शासन व्यवस्था होती है, उसी को स्थानीय शासन व्यवस्था होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी से जो समस्याएं जुड़ी हुई होती हैं उनको स्थानीय स्तर पर ही सॉल्व कर दिया जाता है, इसी को स्थानीय शासन कहा जाता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है? तो स्थानीय शासन लोगों की सबसे नजदीकी शासन व्यवस्था होती है, यानी कि इसको गांव के स्तर पे ही सॉल्व कर दिया जाता है। सपोज यहाँ पर अगर दिल्ली में आप किसी जगह पे आप रह रहे हो, तो अगर आपको कोई परेशानी है तो आपने देखा होगा दिल्ली नगर निगम
MCD जो जितनी भी सुविधाएं देती है सारी चीज करती है। कोई दिक्कतें होती है विधायक के पास चले जाते हैं, कोई दिक्कतें होती है गांव का जो अपना इधर का जो प्रधान है उनके पास चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि चीजें डिवाइड कर दी गई है। ऐसे ही क्या लिखा है, स्थानीय लोगों की सबसे नजदीकी शासन व्यवस्था होती है। लोगों की सबसे अधिक समस्याएं स्थानीय स्तर पे होती है, जिसे स्थानीय स्तर पे ही अच्छे ढंग से सुलझाया जा सकता है। लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। यानी कि देखिए आखिर ये जो स्थानीय शासन व्यवस्था है इसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट किए होंगे, स्थानीय शासन ही तो किए होंगे, यानी कि वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वही तो भागीदार किए हैं, वही तो पार्टिसिपेट किए हैं। ऐसे ही बात किया जाए लोगों को मजबूत करने के लिए, यानी कि लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे, लोग जब जागरूक बनेंगे, लोग जब जानेंगे, लोग समस्याओं को सॉल्व करेंगे, तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारा जो गांव है, जो जिला है वो मजबूत बनेगा। जब हमारा गांव और जिला मजबूत बनेगा तो हमारा स्टेट मजबूत बनेगा। जब हमारा स्टेट मजबूत बनेगा तो हमारा देश ऑटोमेटिक मजबूत बन जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए स्थानीय शासन की आवश्यकता इसीलिए होती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्थानीय शासन का लाभ क्या होता है। भाई देखो लाभ सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ये मेरा गांव है और इस गांव में कुछ समस्याएं हैं और इस समस्याओं को स्थानीय स्तर पे ही इसको सॉल्व कर लिया जाता है, तो हमें बड़े स्तर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, बड़े स्तर पे आप जाओगे तो सिंपल सी बात है, क्या लगेगा, समय लगेगा और क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो इससे बेटर ये है कि स्थानीय स्तर पे ही अगर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा तो हमें बड़े स्तर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, सरकार का कार्यभार कम हो जाता है, समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। स्थानीय शासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं का शासन चलाना। स्थानीय शासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों का प्रबंधन करने का अवसर मिलता है। इट मीन्स ये जो ग्राम पंचायत चलाई जाती है वो खुद के ही सदस्यों के द्वारा चलाई जाती है, इस वजह से कहा गया है ये खुद के द्वारा ही चलाया जाता है, तथा इसमें जिम्मेदारी की भावना होती है। इट मीन्स ये कि जब इसमें आप ही शामिल हो तो गलती तो आप करोगे नहीं, और इसके साथ साथ आप लोगों को भी जागरूक करोगे, साथ ही साथ आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आएगी। आगे स्थानीय स्तर पर आपसी संबंध क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा मधुर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च के द्वारा, कम समय के द्वारा कर पाते हैं। इट मीन्स ये अपने क्या हो गए, लाभ हुए। यानी कि ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम समस्याओं को निचले स्तर पे ही, कम छोटे ही स्तर पे उन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े स्तर पे जाने की हमें जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य क्या होते हैं। पंचायती राज, अब बात यहाँ पे आती है ग्राम पंचायत की, ठीक है, यानी कि गांव का जो पंचायत होता है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। पंचायत इट मीन्स क्या, 5 लोग जो उसमें होते हैं मेन होते हैं, एक मुख्य होते हैं, 4 और होते हैं। ये मुख्य होते हैं 4, एक मेन हो गए, 4 अन्य हो गए, और इन्हीं के द्वारा पंचायत चलाया जाता है। साथ ही साथ जब पंचायत होता है तो गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं सबको इकट्ठा कर लिया जाता है, तथा सभी गांव वालों को इकट्ठा करके वहां पे पंचायत की जाती है, क्या सही है क्या गलत है। 5 पंच अपना डिसीजन देते हैं और बाकी लोगों से राय लिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या क्या कार्य होते हैं, तो कार्यों की अगर बात किया जाए तो स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना। मान लेते हैं गांव में कोई समस्या है पानी से संबंधित कि भाई यहाँ पे पीने का पानी सही नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर जमीन से पानी जो आ रहा है वो काफी नीचे है तो उसकी एक समस्या है, तो हमें वाटर लेवल ज्यादा नीचे है तो हमें पानी मुहैया करवाइए। तो ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है। साथ ही साथ गांव में डिस्पेंसरी तथा स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि आए दिन व्यक्ति बीमार होते हैं तो जाहिर सी बात है हमें डिस्पेंसरी चाहिए, जाहिर सी बात है हमें स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, ठीक है। आगे नालियों तथा सड़कों का रखरखाव करना, ठीक है, कि नालियां कैसी हैं, ठीक है कि नहीं है, कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, पानी जमा तो नहीं हो रहा है, बारिश आ रहा है कहीं भर तो नहीं जा रहा है ना। साथ ही साथ रखरखाव इट मीन्स क्या, कि कहीं गंदगी तो नहीं है, कहीं उस पे कहीं कोई कूड़ा तो नहीं डाला, मतलब इस तरीके की चीज है। आगे सड़कों के किनारे प्रकाश का प्रबंधन करना, यानी कि साइड में जो लाइटें लगती है, स्ट्रीट लाइटें होती है, उनको लगवाना। साथ ही साथ गांव के सभी घरों तक प्राथमिक विद्यालयों का प्रबंधन करना। इट मीन्स क्या होता है कि जो नेसेसरी जो चीजें होती है, जो जरूरत वाली चीजें होती है, जैसे 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा, ऐसे हर एक गांव में ये देखना कि यहाँ पर विद्यालय है कि नहीं है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं है कि नहीं है। हमारे जो गवर्नमेंट है ये भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे देश में सारे लोग, है ना, सारे लोग जागरूक बने, सारे लोग पढ़े लिखे, है ना। इसी वजह से 1 से लेकर 8वीं तक की जो शिक्षाएं हैं निःशुल्क होती है, उसके बाद की भी चीजें होती है, बट 1 से 8वीं तक वेरी कंपलसरी है। इस वजह से
सब लोग अच्छे से टीच करवा पाते हैं, स्टडी करवा पाते हैं अपने बच्चों को। तो इस वजह से ये सारी चीजें हैं। तो ग्राम पंचायत राज संस्थाओं का ये सारा काम होता है, जैसा कि आपने देखा। और सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं नगर निगम की, तो वहां पर भी इसी प्रकार से कार्य देखने को मिलता है। जैसे वहां पे कार्य वैसे यहाँ पे काम, जैसे सड़कों का निर्माण कराना, रख रखाव करना, जल आपूर्ति करना, मतलब जल का प्रबंधन कराना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता पर ध्यान देना कि सारे लोग स्वच्छ हैं कि नहीं है, सारे लोग स्वस्थ और स्वच्छ हैं कि नहीं है। झुग्गी झोपड़ियों में सुधार करना, क्योंकि देखो अधिकतर अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं वहीं से गंदगी फैलती है। तो ऐसा करना कि ताकि उनको भी एक आवास मिल पाए और जो है ना उनको भी एक अच्छी सुविधा मिल पाए, एक अच्छी व्यवस्था मिल पाए, एक अच्छा स्वास्थ्य मिल पाए, एक अच्छा विद्यालय मिल पाए जहाँ पे वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। साथ ही साथ सार्वजनिक सुविधाएं देना, जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क की, प्रकाश की व्यवस्था, पार्क, खेल का मैदान, और इस तरीके से बस स्टैंड वगैरह इत्यादि चीजें बनवाना भी इसमें अपना आ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो काम होते हैं उन सभी चीजों को हमने देख लिया। आई होप सो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर ये नंबर आपको दिया गया है, यहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और इन चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के कार्य पढ़ लिया, साथ ही साथ ग्राम पंचायत संस्थाओं के कार्य, साथ ही साथ स्थानीय शासन के क्या क्या लाभ होते हैं, और दो चीजें और हमने पढ़ी, स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है, स्थानीय शासन की क्या हमें आवश्यकता होती है। आई होप सो चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। देखिए भाई, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्या लिखा है कि ग्राम पंचायत की आय के साधन लिखिए, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत के आय के साधन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला ये जो चीज है यहाँ को उठा के इसको यहाँ पे रख देंगे तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ी सी चीजें मिस्टेक हुई है। देखिए आंसर की बात करें तो सबसे पहले क्या लिखा है, सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान या फिर ऋण। यानी कि देखा जाए ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत को पैसा कहां से मिलता है। देखो कई सारे तरीके हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज पहले सुन लीजिए कि बड़े स्तर पे अगर देखा जाए तो बड़े स्तर के जो शासन व्यवस्था होती है वो छोटे छोटे स्तरों पर पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वहां से पैसा आता है। तो इसलिए क्या लिखा है, सरकार द्वारा मिलने वाला जो पैसा है वो, ऐसा भी आप करके लिख सकते हैं। दूसरा, गांव से इकट्ठा होने वाले राजस्व 10% भाग ग्राम पंचायत को मिलता है, यानी कि गांव से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, उसका भी पैसा उनको देखने को मिलता है, मतलब मिलता है डेवलपमेंट के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि इंसान सब लोग अपने जेब से भरेंगे, ऐसा तो नहीं है। जो टैक्स वगैरह है तो उन्हीं में से डिडक्ट होगा ना, उन्हीं में से कट कर मिलेगा। आगे, मृत पशुओं की खाल बेचकर, अब ऐसे पशु हो गए जो कि जिनकी डेथ हो गई है तो उनके खालों को बेचना है ना, इनसे भी पैसा आ जाता है और इनसे भी चीजें हो जाती हैं। आगे, सभी क्षेत्रों में विकृत पशुओं के पंजीकरण के लिए शुल्क, यानी कि जैसे इट मीन्स कहा जाता है ना कि हम जैसे बाइक वगैरह खरीदते हैं तो उसको भी रजिस्टर और सारी चीजें कहते हैं ना ऑन रोड करवाना है तो उधर पैसा देना पड़ता है। ऐसे ही जो पशु हम खरीदते हैं तो पशु खरीदने पर है ना वो उसकी भी सूचना देना और उसमें से भी पैसे, सपोज आप ने खरीदा है तो उसमें से भी पैसे कटते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है सभी क्षेत्रों में विकृत पशुओं के पंजीकरण करने पर क्या मिलता है। ठीक है, जो शुल्क आता है वो शुल्क गांव वालों को मिलता है और इस तरीके से ग्राम पंचायत चलती है। देखिए इसमें से कुछ चीजें आज के डेट में नई हो चुकी है, ठीक है, बाकी कुछ चीजें पुरानी हैं जो कि ऑलरेडी चलती है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ग्राम पंचायत के पास अपना आम खजाना होता है। आम खजाना मतलब अपने ही जो लोग होते हैं छोटा पैसे इकट्ठा कर करके एकत्रित कर लेते हैं और जो काम होता है उन कार्यों को कर लेते हैं। देखिए बहुत पहले अगर मैं बात करूं हमारे गांव की, तो हमारे गांव में ऐसा होता था कि सपोज कई बार ट्रांसफार्मर जो होता था वो फूक जाता था, इट मींस ब्लास्ट हो जाता था क्योंकि छोटा ट्रांसफार्मर होता था। तो ऐसे सिचुएशन में जो गांव के जो ऐसे लोग होते थे जो ज्यादा एजुकेटेड लोग होते थे वो क्या करते थे, घर घर जाकर पैसा इकट्ठा करते थे और एक जब पैसा अमाउंट जब ज्यादा हो जाता था तो उसके द्वारा जाते थे और एक ट्रांसफार्मर को चेंज करा लाते थे और इस तरीके से गांव की जो बिजली थी जो कि कई कई दिनों तक नहीं आती थी वो रिजॉल्व हो जाती थी, सॉल्व हो जाती थी। तो इसी तरीके से चीजें चलती थी। ठीक है, तो ग्राम पंचायत को इन तरीकों से पैसे मिलते हैं। इनमें से 2-3 पॉइंट है, आप याद कर लीजिएगा, जो कि पेपर में अगर आ गया तो आप लिख लेंगे, अदरवाइज अगर आपने समझ भी लिया है तो भी बहुत है। जैसे गांव में कई बार ये भी होता है ना, साफ सफाई करवाते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे
वेस्टेज मटेरियल होते हैं, लाइक जैसे प्लास्टिक हो गए, उन सभी चीजों को भी असेंबल किया जाता है, उनको भी बेचा जाता है, उनसे जो पैसा आता है उनको भी गांव के कामों में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नगर पालिकाओं के प्रमुख कार्य क्या है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया, उसको थोड़े से एक अलग वे में हम समझ लेते हैं। जैसे पहला, शुद्ध और पर्याप्त जल पेय कराना। शुद्ध मतलब होता है साफ, पर्याप्त का मतलब होता है जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में व्यवस्था कराना। साथ ही साथ सार्वजनिक गलियों जैसे स्थानों तथा नालियों की साफ सफाई करना, अस्पतालों का रखरखाव करना, सार्वजनिक चिकित्सा की व्यवस्था करना। सार्वजनिक चिकित्सा का मतलब क्या होता है, वही स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की स्थापना करना। आगे बात करते हैं चौथे नंबर की, जन्म मृत्यु पंजीकरण करना। इट मींस जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इस प्रकार की चीजें उपलब्ध कराना। सार्वजनिक सड़कों का निर्माण करना, उनकी मरम्मत कराने जैसी चीजें भी इसमें शामिल होती हैं। नगर पालिकाओं क्षेत्र का निर्धारण करना, खतरनाक भवनों की, ठीक है, सुरक्षा अथवा उनका उन्मूलन करना। इट मींस जैसे देखते हो ना कि कई कई जगहों पे ऐसा होता है कि 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल ऐसे करके बनवाने लगते हैं, तो ऐसी चीजों में हमें एमसीडी से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इनका जो एक ये भी कार्य होता है एमसीडी वालों का, ये चेक करना है कि किसका मकान कितना बना है, किस हिसाब से बना है, कहीं कोई रिस्क तो नहीं है, ये सारे चीज देखने का काम इनका होता है। यातायात सुविधाओं का भी प्रबंधन करना, ये सारा काम हो गया अपना नगर पालिकाओं के प्रमुख काम होते हैं। आई होप सो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या लिखा है, ग्राम पंचायत के समक्ष आने वाली किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। देखिए भाई, ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं, देखिए ग्राम पंचायत के समक्ष जो विपदा आती है, विपदा मतलब होता है कठिनाई, और कठिनाई कब पैदा होती है, जब देश में कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से हमारा देश थोड़े से मुश्किल में पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसी विपदाओं की अगर मैं बात करूं, तो हमारे देश में ऐसी विपदाएं कब कब आई हैं, जब लड़ाई की संभावना हुई है। जैसे बात करते हैं कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था बांग्लादेश की वजह से। इट मींस बांग्लादेश को आजाद कराना था उस समय। तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा जो देश है ना, देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो समझो कि वो केंद्र सरकार हैंडल करने लगती है, और वो खासकर युद्ध जीतना होता है, तो इस वजह से पूरा ध्यान वहां पे चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्राम पंचायत होती है उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, और इस वजह से ये थोड़ी सी समस्याएं आ जाती है ऐसे समय पे। तो क्या लिखा है, बलवंत राय मेहता समिति। अब कहोगे भैया ये क्या है बलवंत राय मेहता समिति? बलवंत राय मेहता समिति एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। तो क्या लिखा है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने पंचायती राज की स्थापना की नींव रखी, जो कि संपूर्ण देश में पंचायत का गठन किया गया। इसके साथ साथ इनके कार्यों में प्रगति भी हुई। लेकिन चीन के भारत पर आक्रमण के समय, चीन के भारत पर आक्रमण का मतलब क्या हुआ, चीन ने कब भारत पर आक्रमण किया था, 1962 में आक्रमण किया था। लेकिन चीन के भारत पर आक्रमण के साथ साथ इनकी गति धीमी हो गई, थोड़ी धीमी हो गई। ग्राम पंचायतों के समक्ष कुछ समस्याएं आने लगी, जो कि इस प्रकार से, जिसकी वजह से जो कार्य है उसकी गति में थोड़ी धीमी आ गई। क्या क्या, पहला है विकास कार्य पर लगी धन को सुरक्षा व्यवस्था की ओर मोड़ देना। इट मींस क्या है, इट मींस ये कि अब जैसे चीन के साथ जब युद्ध हुआ 1962 में, जब चीन के साथ युद्ध हुआ, तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो हमारे जो जवान थे जब वो लड़े, तो ऐसी सिचुएशन में जो हथियारों का यूज किया जाता है वो काफी मात्रा में किया जाता है। तो उसके बाद उसके मेंटेनेंस के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो सारा पैसा अगर देखा जाए तो उन जैसे चीजों में लग जाता है, और इस वजह से थोड़ी समस्याएं देखने को मिल जाती है ग्राम पंचायतों को। साथ ही साथ राज्यों में पंचायती राज के अनुदानों में पर्याप्त कटौती कर दी गई है, परिणाम स्वरूप इनके कार्यों को धक्का लगा है। इट मींस क्या, कई बार ऐसा भी होता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उनके पास बहुत कम पैसे आते हैं, और इसकी वजह से जो कार्य की गति वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। इस वजह से देखा जाए तो ये 2 दिक्कतें हैं जिनको आप समझ सकते हैं। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया तब समझ में आ रही चीजें, क्या आपको लिखना है, पहला चीज तो ग्राम पंचायत के समक्ष कौन सी समस्याएं आती है, आप चाहें तो ये 2 ही चीज लिख सकते हैं। अदरवाइज मैंने और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर भी देखिए लिख दिया है कि कई बार एमसीक्यू में भी ये भी पूछ लेता है कि आखिर ग्राम पंचायत की स्थापना किसने की, तो यहाँ पे आ जाता है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। कब की थी, 1957 में की थी। दूसरी चीज ये कि समस्याएं कैसे आ जाती है, तो समस्याएं ऐसी आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई की जब स्थितियां आ जाती है, जैसे भारत और चीन में लड़ाई हुई थी, ऐसे समय पर
पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी ताकि हथियारों में लगाया जा सके, और ऐसी ऐसी सिचुएशन में ग्राम पंचायत के समक्ष समस्याएं आ गई थी क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल पा रहे थे। दूसरे नंबर पर कई बार ऐसा भी होता है कि राज्यों में पंचायतों के अनुदान पर बहुत ज्यादा कटौती कर दी जाती है, यानी कि जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना पैसा नहीं मिला और इसकी वजह से कामों को नहीं किया जा सका। कई बार आपने अपने विधायक से भी सुना होगा कि इतना फंड आने की बात हुई थी लेकिन इतना फंड नहीं आया, इसकी वजह से सड़क नहीं बनी, इसकी वजह से नालियां नहीं बनी, ऐसा आपने सुना है ना। तो समझो कुछ इसी प्रकार से चीजें यहाँ पर हैं। समझ में आ रही बातें? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है। दो चीज समझिए, एक मैंने आपको समझाया था केंद्रीकरण और एक मैंने समझाया था विकेंद्रीकरण। क्या होता है मतलब जी? केंद्रीकरण वो होता है जिसमें सारी शक्तियों का स्रोत कोई एक होता है, इट मींस जैसे केंद्र सरकार। विकेंद्रीकरण क्या होता है? जिसमें शक्तियों को बांट दिया जाता है, इट मींस जैसे राज्यों में शक्तियों को बांट देना। इससे क्या होता है? केंद्र सरकार का कार्यभार थोड़ा हल्का हो जाता है। ठीक है, तो केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण। अब कहोगे भैया केंद्रीकरण से क्या लोकतंत्र मजबूत होता है या विकेंद्रीकरण से मजबूत होता है? तो देखिए जहां तक माना जाए लोकतंत्र के मजबूती का, वहां पर आता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण इट मीन शक्तियों को जब आप बांट दोगे तो लोकतंत्र मजबूत होएगा। कैसे होएगा ये मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक टीचर है जो कि एक क्लास में पढ़ा रहा है, वहां पे 100 बच्चे बैठे हुए हैं, 100 बच्चे बैठे हैं। अब एक टीचर जब पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है 100 बच्चे पढ़ते नहीं है, कुछ उसमें से बातचीत भी करेंगे। ऐसे सिचुएशन में एक टीचर के लिए ये मुश्किल हो जाता है हैंडल कर पाना। ठीक है, तो उसने क्या किया, उनमें से 5, 6 या 10 बच्चों को मॉनिटर बना दिया, वॉलंटियर टाइप में बना दिया और उसने कहा कि देखो साइड साइड में आप खड़े हो जाओ, साथ ही साथ आप भी पढ़ते रहो और ये भी देखो कि कौन यहाँ पर है ना डिस्टर्ब कर रहा है बैच को, और जो भी ऐसा कर रहा है आप मुझे बताना या फिर आप उनको बाहर कर देना। तो अब ये टीचर ने राइट किसको दे दिया? वॉलंटियर को दे दिया कि आप उनको उठाकर बाहर कर दो। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता है बच्चे शोर मचाएंगे? बिल्कुल नहीं मचाएंगे। क्यों? एक टीचर अपनी शक्तियों को बांट दिया वॉलंटियरों में। अब इसकी वजह से जो शासन व्यवस्था है, इट मींस जो डिसिप्लिन है, वो बहुत ही बेटर ढंग से चलेगी और इसी को कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इट मींस शक्तियों को बांट देना, और इसकी वजह से जब एक क्लास डिसिप्लिन तरीके से चल सकता है तो एक देश भी चल सकता है। इसी को कहते हैं लोकतंत्र की मजबूती। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही तो क्या लिखा है कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यानी कि पूरा डेट अगर बात करें तो 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र राज्य बना, इट मींस उस दिन हमने संविधान को लागू किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भारत की स्थिति काफी दयनीय थी, इट मींस क्या है, बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, क्योंकि आजादी के साथ साथ डिवाइडेशन भी हो गया था, अलग अलग हो गए थे। अच्छा, एक तरफ विकास तथा दूसरी तरफ समाज की आर्थिक संरचना को पुनर्निर्माण करना था, इट मींस जो अर्थव्यवस्थाएं बहुत टूट चुकी थी उनको दोबारा से सही करना था, साथ ही साथ डेवलपमेंट करना था, विकास करना था। भारत जैसे विशाल देश में जिसमें अत्यधिक जनसंख्या और विभिन्न भू क्षेत्र, जलवायु, भाषा, जाति, धर्म, रीति रिवाज आदि उपस्थित थे, वहां केवल एक केंद्रीकृत सरकार द्वारा राजनीतिक तथा कल्याणकारी कार्य सफलतापूर्वक, दक्षतापूर्वक तथा संतोषजनक रूप से संपन्न करना इतना आसान नहीं था। यानी कि ये सिंपल सी बात कही गई है कि जब अपना देश आजाद हुआ उस समय बहुत सारी वैरायटी, इट मींस समझो कि बहुत सारे कल्चर के लोग हमारे देश में थे। इवन हमने जो रजवाड़े थे, रजवाड़ों को आश्वासन देके कि हम आपको महत्व देंगे, आपको शक्तियां देंगे, ऐसा कह के हमने सबको भारत में शामिल करवा लिया, और इस तरीके से भारत में 565 रजवाड़े विलय हुए। और आगे चल के ये किन सिद्धांतों पे आधारित था? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इट मींस हम आपको इंपॉर्टेंस देंगे या फिर आपको शक्तियां देंगे। ठीक है, चलिए, और इसी वजह से हम भारत ने क्या अपनाया? विकेंद्रीकरण अपनाया। ठीक है, आगे इसी कारण भारत में शासन संचालन गतिविधि को संपन्न करने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ गई, और इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, है ना, जो महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया विकेंद्रीकरण के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक हम शक्तियों को देंगे नहीं तब तक हमारा देश इट मींस लोकतंत्र जो मजबूत नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसी चीजें। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। क्या लिखा है? भारत के संदर्भ में
सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, यानी कि सामुदायिक विकास क्या है। देखिए सामुदायिक विकास की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की मैं बात करूं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसकी बात करूं तो बेसिकली ये है क्या, इट मींस ये वो चीज है जिसमें गांव के ही कुछ सदस्य मिलकर आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं और गांव अपने ही डेवलपमेंट की बात करते हैं। इट मींस ये कि वो दूसरे पे निर्भर नहीं होते, अपने में से ही पैसा इकट्ठा करना और एक एक को, जैसे आप समझते हो ना कमेटी जैसे चलाई जाती है, उसी हिसाब से चीजें चलती हैं। तो क्या लिखा है, सामुदायिक विकास योजना एक ऐसा आंदोलन था जिसमें समुदाय के लोगों द्वारा अपने ही साधनों का प्रयोग करके अपने निजी प्रयत्नों में समस्त समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास का प्रयत्न किया जाए। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले स्वयं इस बात पर महसूस करेंगे कि इनकी क्या आवश्यकताएं हैं और क्या समस्याएं, उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास क्या साधन है और इन साधनों का प्रयोग करके वे अपने जीवन का सामूहिक रूप से किस प्रकार से विकास कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजें सामुदायिक विकास कार्यक्रम में आती है। अब इसमें बेसिकली होता है क्या, जैसे आपने देखा होगा कमेटी क्या होती है। कमेटी में मान लेते हैं कि 10 बंदे जो हैं आपस में इकट्ठा हो गए और 10 बंदों ने क्या किया, 10 बंदों ने क्या किया, आपस में पैसा इकट्ठा किया। जैसे मान लेते हैं 10 बंदे, अगर एक बंदा सपोज 1000 रुपए इकट्ठा करता है, एक बंदा 1000 रुपए इकट्ठा करता है, तो इस वजह से 10 बंदों ने मिलकर कितना कर लिया, 10 बंदों ने मिलकर 10,000 रुपए कर लिया। अब जाहिर सी बात है 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और इसके वजह से आप कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं छोटा एग्जांपल लिया। और कमेटी कैसे चलाई जाती है, लाख लाख रुपए की कमेटियां चलाई जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जिसको भी जरूरत होती है उसको पैसा दे दिया जाता है और वो अपना काम कर लेता है। इसी हिसाब से ये छोटे स्तर पर भी चलाया जाता है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ईस्वी में, ठीक है, लागू किया गया था। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए एक योजना, एक क्रांतिकारी तथा महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। विदेशी शासन के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। और यानी कि जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स भारत में राज कर रहे थे उस समय देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की योजना एक मुख्य विशेषता यह है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन का बहुमुखी विकास करना था और इसलिए उनके अंतर्गत कृषि, सिंचाई, शिक्षा, उद्योग, पशुपालन, सफाई, चिकित्सा इत्यादि कार्य शामिल होते हैं। इसमें एक जो कमेटी वाली मैं बात बताया, ये एक समझो कि एक पार्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या है, एक प्रकार का पार्ट है। बट इसमें देखा जाए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ना सिर्फ कमेटी बल्कि इसमें कृषि की बात की जाती है, इसमें शिक्षाएं देने की बात की जाती है, उद्योगों के बारे में बहुत सारे आइडियाज दिए जाते हैं, ठीक है, पशुपालन के बारे में दिया जाता है, सफाई के बारे में, चिकित्सा के बारे में, हर एक चीज के बारे में आइडिया दिया जाता है ताकि जो लोग हैं उनको, है ना, वो कर पाए। साथ ही साथ इसमें बैंकों के द्वारा लोन भी दिया जाता है ताकि जो लोग हैं उनको सीखे और अपना बिजनेस कर सके, इस प्रकार की चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें जो कि हमने समझा कि भारत में किस तरीके से सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायती राज की कार्यप्रणाली की 2 कमियां बताइए। देखिए कमियां भी एक तरीके से बात कर लेते हैं। देखिए कहा जाए तो पंचायती राज में कुछ कमियां भी है। क्या कमियां है भाई? पंचायती राज व्यवस्था भारत में निचले स्तर तक लोकतंत्र लाने का साधन है, परंतु इस व्यवस्था की अपनी विशेष कमजोरियां भी है। कमजोरियां कुछ इस प्रकार है, जैसे क्या क्या, ग्रामों में लोकतांत्रिक वातावरण का अभाव है। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा गांव में ना जातिवाद देखने को मिलता है, जैसे तू उस जाति का है, तू छोटा है, तू बड़ा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, ठीक है, तू नीचा है, तो इस तरीके के बहुत सारे, है ना, वो चीज किए जाते हैं। तो ये चीजें देखने को मिल जाती है, वहां पे इक्वलिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ग्रामवासी जाति भेदभाव में अपनी ऊपर नहीं उठ पाते हैं, ऊपर नहीं उठ पाए हैं। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए, क्योंकि ग्रामों में अधिकांश लोग अभी भी अशिक्षित हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं और उनसे अनेक प्रकार के राजनीतिक दायित्वों को निभाने की आशा नहीं की जा सकती है। आज भी अगर देखा जाए तो कई सारे गांवों में ये भी होता है कि मान लेते हैं कि प्रधान बनने की बात किया जाए, प्रधान बनने की बात क्या है, तो वो छोटी जाति को, जैसे ये होता है ना गांव में, एक बार इस कास्ट वाले प्रधान बनेंगे तो एक बार इस वाले, मतलब छोटे कास्ट वाले प्रधान बनेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में बड़े कास्ट वाले छोटे कास्ट वालों को सपोर्ट करते हैं, तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, उसको खड़ा कर देते हैं, उसको जिता देते हैं, बेशक वो अंगूठा छाप हो, लेकिन आगे चल के शासन, नाम उसका चलेगा, शासन इनका चलेगा। इस प्रकार से चीजें चलाते हैं, ठीक है। तो बड़े स्तर पे भी चीजें देखने को ऐसी मिल जाती है, ठीक है। अगला,
अशिक्षा के कारण ग्रामीण राजनीति काफी दूषित हो गई है और होने की स्थिति में आ जाती है। पंचायती राज व्यवस्थाओं में ग्रामीण राजनीति को दूषित कर दिया है, यानी कि ऐसी जो चीजें हैं, जो जाति भेदभाव है, अशिक्षित है, इनकी वजह से जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं में कमियां देखने को मिल जाती हैं। समझ में आ रही चीजें? चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। स्थानीय शासन में लोकतंत्र को मजबूत बनाता है कैसे? स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाता है? देखिए इसका मैं सिंपल सी बात करूं, सपोज ये मेरा गांव है और गांव के स्तर पर सारी चीजें अगर सही है, सारी चीजें अगर मजबूत है और ऐसे ही सॉरी अलग अलग गांव में भी ऐसी सारी चीजें अगर मजबूत है तो इन गांवों को मिलाकर क्या बनेगा? जिला बनेगा। और ऐसे ही अगर सारे जिले मजबूत है, ऐसे ही सारे जिले मजबूत है तो इन जिलों को मिलाकर क्या बनेगा? राज्य बनेगा। और ऐसे ही सारे राज्य मजबूत है तो इन राज्यों को मिलाकर अपना एक देश बन जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर अपने अपने स्तर पर सारे गांव अगर मजबूत बन जाते हैं तो हमारा जो राज्य है वो ऑटोमेटिक मजबूत बनेगा। जब हमारा राज्य मजबूत बनेगा तो देश मजबूत तो बनेगा ही बनेगा। तो इस प्रकार की चीजें देखिए क्या लिखा है, स्थानीय शासन आम आदमी को सबसे नजदीक का शासन व्यवस्था होता है। स्थानीय शासन का विषय आम लोगों की समस्याओं से जुड़ा होता है, उनकी दैनिक जीवन से जुड़ा रहता है। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान, स्थानीय हित, लोकतांत्रिक निर्णय लेने के लिए अनिवार्य घटक है। यानी कि अगर देखा जाए स्थानीय शासन की ये मान्यता है कि स्थानीय जो ज्ञान होता है, यानी कि अपने ही, जैसे मान लीजिए मेरा गांव है और इस गांव की समस्याएं ये किसको सबसे ज्यादा पता होगी? उस गांव के रहने वाले लोगों को पता होगी ना कि क्या मैटर है, क्या मैटर नहीं है। तो अगर उसको उसी स्तर पे सॉल्व कर दिया जाए तो बड़े ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। यानी कि आप जहां जा रहे हो उसको क्या पता आपकी गांव की क्या स्थिति है। तो अपनी समस्याएं खुद ही सॉल्व करना, सारे लोगों के सपोर्ट के द्वारा सॉल्व करना ही स्थानीय शासन कहलाती है। समझ में आ रही चीजें? आगे क्या लिखा है कि कारगर ज्ञान और जानकारी प्रशासन के लिए जरूरी है और इसी वजह से कहा जाता है कि स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर अगर समस्याओं को सॉल्व कर दिया जाए तो उसको बड़े लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। स्थानीय शासन का लाभ यह है कि यह लोगों की सबसे समीप होता है, यानी कि सबसे पास होता है और इस कारण उनकी समस्याओं का हल बहुत तीव्रता से और बहुत कम खर्च में ही हो जाता है। लोकतंत्र का अर्थ है सार्थक भागीदारी, लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी होता है और जीवंत मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी तथा उद्देश्य जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक उनके जीवन से जुड़े मसले, आवश्यकताओं तथा उनके विकास के विषय के निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किए जा सकते हैं। यानी कि देखा जाए स्थानीय स्तर पर जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, उनको स्थानीय स्तर पर ही बात की जाता है। जवाबदेही यानी कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बड़े स्तर के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उन बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, और ये करते हैं जवाबदेही का काम कर दिए। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि क्या क्या मसले हैं, क्या क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, क्या क्या विकास की चीजें हैं, इन सभी चीजों का निर्णय लिया जाता है स्थानीय स्तर पर। और इस तरीके से कहा जाए कि अगर स्थानीय स्तर पर इन चीजों को सॉल्व कर दिया जाए तो इस तरीके से हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत बनेगा। समझ में आ रही बात है? चलिए और समझते हैं। अब यहाँ पे अब बात करते हैं ये दो चीजें, एक ये 73वां संशोधन और एक जो नेक्स्ट बनेगा वो 74वां संशोधन। देखिए 73वां संशोधन 74वां संशोधन है क्या? 73वां संशोधन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये जो जितनी भी चीजें की गई थी ये ग्राम के स्तर पे की गई थी। यानी कि 73वां संशोधन जो संविधान में किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि गांव को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया सके, ठीक है। और जो 74वां संशोधन किया गया था वो शहरों के लिए किया गया था। तो इसी वजह से क्या लिखा है, 73वें संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। 73वें संशोधन द्वारा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की परिभाषा भी दी गई, यानी कि ग्राम पंचायत क्या है, किस तरीके से। 73वें संशोधन द्वारा 3 स्तर पंचायती राज व्यवस्थाओं को स्थापना की गई। 3 स्तर का मतलब कौन कौन सा स्तर भाई? देखिए इस तरीके से 3 स्तर, ये इस तरीके से पिरामिड के शेप में बनता है। ये पिरामिड कैसे, ये नीचे वाले को हम कहते हैं ग्राम पंचायत, क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोलते हैं, ठीक है। इसके बड़े वाले स्तर को हम कहते हैं प्रखंड पंचायत, क्या बोलते हैं? प्रखंड पंचायत। और सबसे ऊपर वाला जो है उसको हम कहते हैं जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत। तो जो 73वां संशोधन किया गया था, 73वें संशोधन में इन चीजों की बात की गई थी, 3 स्तर के शासन की व्यवस्था की गई थी।
73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के लिए निश्चित किए गए थे। यानी कि भारत में देखा जाए ऑलमोस्ट जितने भी चुनाव होते हैं वो कितने टाइम्स के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। अब यहाँ पे समझ जाइए, ग्राम पंचायत जिसमें 1 गांव आ गए, प्रखंड पंचायत जिसमें 2 या 2 से अधिक गांव आ गए, 2, 4, 6 इस तरीके से, और जिला पंचायत एक जिले के अंदर जितने भी गांव होते हैं वो सारे के सारे जिले के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से 74वां संशोधन भी देख लेते हैं। 74वां संशोधन की 4 विशेषताएं कौन कौन सी है। 74वां संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इट मींस कि इसको कानूनी मान्यता दी गई थी। 74वें संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय शहरी स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी। त्रिस्तरीय वही चीज मैं बताया, लाइक वही सेम जो चीज अभी जस्ट पीछे गया ना वही चीज है। 74वें संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय संस्थाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया गया, यानी कि सेम वही देखा जाए जो गांव के लिए किया गया वही शहर के लिए किया गया। साथ ही साथ आपको कार्य तो पता ही है, नगर निगम नगर पालिका के क्या कार्य होते हैं वो भी इसमें लिख दीजिएगा अगर ये 6 नंबर में आ जाता है तो। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, एक और पढ़ लेते हैं। 74वें संशोधन द्वारा प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय योजनाओं की व्यवस्था की गई, यानी कि जिला के स्तर पर चीजों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्थानीय संविधान के 73वें 74वें संशोधन को 1992 में संसद में पारित किया गया था तथा 1993 में इस चीज को संशोधन को लागू कर दिया गया था। यानी कि पारित कब किया गया था, 1992 में, 1993 में इस चीज को लागू कर दिया गया था। तो ये जो 2 चीजें हैं जो मैंने आपको लिखवाई है एट द एंड, ये नोट करने वाली बात है कि 1992 में संसद में पारित हुआ, 1993 में इस चीज को लागू कर दिया गया था। तो भारत में 73वां संशोधन, 74वां संशोधन कुछ इस तरीके से है। अब एक और चीज समझ लेते हैं, उसके साथ साथ शायद हो सकता है कि चैप्टर भी ओवर हो जाए। हाँ, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा क्योंकि यही लास्ट है। क्या लिखा है, स्थानीय निकायों में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए, यानी कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 273 टी के मुताबिक अगर देखा जाए, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए जितनी भी चीजें हैं उनमें 1/3 चीजें, इट मींस लाइक आप ये समझ सकते हो 33% जो चीजें हैं सीटें आरक्षित कर दी गई है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों वाले इलाकों में नागरिक सुविधाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, दुकानें, इस तरीके की चीजें बेहतर कर दी गई है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों वाले इलाकों में महिलाओं की आत्मविश्वास भी बढ़ा है। इट मींस महिलाओं को जब इंपॉर्टेंस दिया गया तो उनका जो आत्मविश्वास है यानी कि सेल्फ मोटिवेशन है वो भी बढ़ गया। आगे, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें वाले इलाकों में महिलाएं निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचते हैं, यानी कि इट मींस ये कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को जब महत्व दिया जाता है तो वो इजीली कोई भी निर्णय ले सकती है। साथ ही साथ यहीं पे एक चीज और बात करें, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इससे संविधान ने ही अनिवार्य बना दिया है और इससे इन समूहों की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। यानी कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्थानीय निकायों में महिलाओं तथा स्थानीय लोगों के द्वारा महिलाओं तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के द्वारा चीजें पार्टिसिपेशन के द्वारा जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हुई है और इनकी स्थितियों में काफी सुधार देखने को मिला है। आज की डेट में जो हमारा देश है, जो कानून व्यवस्थाएं हैं, चाहे कोई भी चीज है, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा सभी लोगों के द्वारा मिलजुल कर चीजों को चलाया जाता है। तो हमारे देश में बहुत सारे आरक्षण किए गए हैं ताकि सब लोग उन चीजों से उभर पाए और अपने अधिकार की बात कर रख पाए और उनको महत्व भी देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से हमने ऑल ओवर सारे क्वेश्चनों को किया है और मैं बस इतना है कि हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को ही पढ़ाना चाहता हूं ताकि कहीं ऐसा ना आ जाए कि एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ ले जो आपको ना आता हो। इस वजह से सारी चीज पढ़ाना अनिवार्य है। आई होप सो सारी चीज आपको अच्छी लगी होंगी। नोट्स के लिए आपको मैंने बता दिया क्या करना है और इस तरीके से 7011912793 पे मैसेज करना है, वहां से आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। बाकी इसी तरीके से सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, उनको आप अच्छे से देखिएगा, नोट्स लीजिए, अच्छे से उसको पढ़िए। तो बाकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।